अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गज़ा की तस्वीर है जंग से पहले की, या कह लीजिए 7 अक्टूबर 2023 से पहले की। और ये तस्वीर है गज़ा पट्टी की अब की, यानी जो मौजूदा सूरत हाल है गज़ा पट्टी की वो कुछ इस तरह है। इसराइली काबीना ने बाज़ाब्ता फ़ैसला कर लिया है गज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का, और इस तरह का फ़ैसला इसराइल की काबीना ने पहली बार नहीं किया, बल्कि इसराइल कैबिनेट ने इससे पहले भी कई बार इसी तरह का फ़ैसला किया कि गज़ा पट्टी का पूरा कंट्रोल हासिल किया जाएगा। गज़ा पट्टी का जो 85% एरिया है वो मिलिट्री जोन में तब्दील हो चुका है। वहाँ इजरायली आर्मी मौजूद है, इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल मौजूद है, इसराइल का हथियार मौजूद है, और वहाँ जो फ़लस्तीनी रह रहे हैं उनके हर नकलो हरकत की जो निगरानी है वो इसराइली आर्मी कर रही है। जो 15% का इलाका बचा हुआ है उसको भी इसराइल ने अपने कब्ज़े में लेने का ऐलान कर दिया है। और इन सब के पीछे की असल वजह यह है कि इसराइल को लग रहा है कि तकरीबन 23 महीने हो चुके हैं और अभी तक हमास की ताकत ख़त्म नहीं हुई है। जो होस्टेज हमास के पास है वहाँ तक इसराइल की आर्मी और एजेंसीज क्यों नहीं पहुँच सकी है, कहाँ कमी रह गई है। और अब इसराइल ने पूरे गज़ा पट्टी पर बाज़ाब्ता जंग मुसल्लत करके उसको अपने कब्ज़े में लेने का ऐलान किया है। और इसराइल के इस फैसले की मुखालफत दुनिया भर में हो रही है, ख़ुद इसराइल में मुखालफत तेज़ हो गई है। इसराइली अवाम और ख़ास तौर पर जो हॉस्टेज की फैमिलीज़ है उन्होंने हंगर स्ट्राइक का ऐलान कर दिया है, भूख हड़ताल का बाज़ाब्ता इंदिया दे दिया है। और उन लोगों ने कहा कि जो IDF का हेडक्वार्टर है उसका घेराव किया जाएगा, उसके अलावा इजरायली पार्लियामेंट का घेराव किया जाएगा, और इसराइल के तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर गांव में एहतजाज किया जाएगा। पूरा एक ग्रुप बन चुका है। तो उन तमाम लोगों ने दबाव बनाया है अपनी सरकार पर, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू पर, कि वो हर हाल में हमास के साथ डील करे, समझौता करे, नहीं तो ये जो हंगर स्ट्राइक है बढ़ता जाएगा। उधर खुद इजराइल का अपोजिशन लीडर, आर्मी चीफ, फॉरेन मिनिस्टर, कई सारे लोग कह रहे हैं कि इजराइल के लिए खैर इसी में है कि वो यहीं पर रुक जाए, इस जंग को आगे न बढ़ाए, कैदियों के तबादला के लिए, एक्सचेंज के लिए हमास के साथ डील की जाए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये बात मानने को तैयार नहीं है, और जो सिचुएशन है वो बढ़ती जा रही है। आप मैप से कुछ चीज़ों को समझिए। ये गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन का पूरा नक्शा है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये गज़ा पट्टी का एरिया है, ये पूरा इजराइल है जो दरअसल फ़लस्तीन की सरजमीन पर बना हुआ है। और इसराइल ने गज़ा पट्टी को पहले ही चारों तरफ से घेर रखा है। ये गज़ा पट्टी, इधर इजराइल, इधर समंदर है, और इधर मिस्र का थोड़ा सा सरहदी इलाका रफ़ा से मिलता है गज़ा पट्टी में। और फ़लस्तीन का बचा खुचा एरिया ये है जो रामल्ला, यरूशलेम या वेस्ट बैंक कहलाता है। और गज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में, रामल्ला में कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो गज़ा पट्टी बिल्कुल अलग है, ओपन जेल है। और तकरीबन 2005 बल्कि 1967 की जंग में जब इसराइल ने फ़लस्तीन के बचे खुचे 40% एरिया पर कब्ज़ा किया था, तो उसमें ये गज़ा का एरिया भी शामिल था, यरूशलेम का एरिया भी, रामल्ला और वेस्ट बैंक का एरिया भी शामिल था। लेकिन इन इलाक़ों का जो सिक्योरिटी कंट्रोल है वो इसराइल ने अपने हाथों में रखा। गज़ा से 2005 में इजरायली आर्मी को बाहर निकलना पड़ा। वजह यह थी कि गज़ा में जो रजिस्टेंस था, जो लड़ाई थी, उसकी वजह से इजरायली आर्मी का लगातार नुकसान हो रहा था। तो इसराइल ने इस इलाके को खाली कर दिया, अपनी आर्मी को बुला लिया। अरब दोबारा इजराइल कह रहा है कि हमें इसका पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल हासिल करना है। और हमास ने वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि अगर इजराइल का एजेंडा है हमास को हथियार डालने पर मजबूर करना, तो ये क़यामत की सुबह तक नहीं हो सकता है। और हमास का ये जो अज़्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये इसराइल के आर्मी चीफ को अच्छी तरह इस बात का अंदाज़ा है कि हमास जो कुछ कह रहा है वो सही है, हमास को हराया नहीं जा सकता है। अब ये आज ही द हिंदू ने बाज़ाब्ता ये न्यूज़ शाये किया है जिसमें दिखाया गया कि गज़ा पट्टी का ये जो पूरा रेड जोन आपको दिख रहा है ये मिलिट्री जोन है। यहाँ इजराइल की आर्मी गज़ा पट्टी में मौजूद है। और इस तरफ थोड़ा सा एरिया जो सफ़ेद का रह गया है, यहाँ इजरायली आर्मी मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं है, यहाँ फ़लस्तीनी मौजूद है। और तकरीबन 22 से 25 लाख की आबादी इन्हीं इलाकों में रहने पर मजबूर है। इजराइल की काबीना ने जो फैसला किया है तो उसमें 4 अहम पॉइंट है। पहला है हमास
حماس کو غیر مسلح کرنا، یعنی حماس کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دینا، حماس آئندہ ریزسٹنس نہ کرے، اسرائیل کے خلاف کوئی جنگ نہ کرے، اسرائیلی آرمی پر کوئی اٹیک نہ کر سکے۔ دوسرا، جتنے ہوسٹیج ہے ان سب کی واپسی، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو۔ تیسرا، غزہ پر اسرائیلی سیکورٹی کنٹرول کا مکمل نفاذ، کہ غزہ پٹی کا پورا جو سیکورٹی کنٹرول ہوگا وہ اسرائیل کے ہاتھوں میں ہوگا، اور پہلے بھی تقریباً اسرائیل کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ چوتھی شرط ہے ایسی متبادل سول انتظامیہ کا قیام جو نہ حماس کے ماتحت ہو اور نہ فلسطینی اتھارٹی کے ماتحت ہو، یعنی غزہ پٹی میں ایک ایسی حکومت قائم کی جائے جس کا کنٹرول نہ تو حماس کے ہاتھ میں ہو، نہ فلسطین یعنی نہ تو الفتح گروپ جس کی حکومت ویسٹ بینک میں ہے اس کے ہاتھوں میں ہو، نہ حماس کے ہاتھوں میں ہو، بلکہ کسی تیسرے گروپ کے ہاتھوں میں غزہ پٹی کی حکومت دی جائے۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو شروع میں چاہ رہا تھا کہ غزہ پر اس کی حکومت ہو، لیکن خود اس کے قریبی لوگوں نے اس کا ویرودھ کیا اور کہا کہ غزہ پر اسرائیل کی حکومت کا مطلب یہ ہے کہ غزہ کی جو 25 لاکھ کی آبادی ہے اس کا پورا بوجھ اسرائیل کو برداشت کرنا ہوگا، اس کی ہر طرح کی سہولت اس کو دینی ہوگی۔ غزہ پٹی جو ملبہ کا ڈھیر بن چکا ہے اس کی تعمیر نو اسرائیل کو کرانی ہوگی، اور اس کی وجہ سے اسرائیل کی اکنومی پر بہت بھاری نقصان ہوگا، اس لیے یہ سولوشن نہیں ہے۔ تب اسرائیل کی کابینہ نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور کہا صرف سیکورٹی کنٹرول اسرائیل کے پاس ہوگا جس طرح ویسٹ بینک یا رام اللہ کا ہے، اور حکومت وہاں کسی تیسرے گروپ کے بنائی جائے گی، جیسے متحدہ عرب امارات پہلے سے ایکسائٹڈ ہے، یا سعودی عرب کے اس کو وہاں حکومت کرنے کا موقع ملے گا، یا مصر اور یو اے کی جو غداری ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ کتنے گہرے رشتے ہیں۔ ادھر آپ یہ رپورٹ دیکھیں کہ اسرائیل میں جو پروٹیسٹ ہے، جو احتجاج ہے، لگاتار بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو احتجاج ہے بہت تیز ہو چکا ہے۔ thousands to rally as hostage moms calls for strike over Gaza plan that cease fires captives، تو sacrifice معاف کیجیے گا، تو جو فیملی ہے ہوسٹیج کی، جو اسرائیلی عوام ہے، وہ بار بار دباؤ بنا رہی ہے کہ اسرائیل ڈیل کرے حماس کے ساتھ سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے، اب مزید کوئی لڑائی نہیں چاہیے۔ اسرائیل کی حکومت نے اپنی آرمی میں بھرتی کا اعلان کر دیا ہے، اس نے اپیل کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شہری اسرائیلی آرمی کا حصہ بنے، تمام ریزرو آرمی کو میدان میں لایا جا رہا ہے، لیکن غزہ پٹی میں جو بھی اسرائیلی آرمی گئی ہے وہ دوبارہ وہاں واپس لوٹ کر جانے کی ہمت نہیں کرتی ہے، کیونکہ حماس کی طرف سے القسام بریگیڈ، القدس بریگیڈ اور جو دوسرے ریزسٹنس گروپ ہیں ان کی طرف سے ریزسٹنس بھی لگاتار جاری ہے، اور بڑی پلاننگ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اسرائیلی آرمی کو چن چن کر یہ لوگ مار رہے ہیں، اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول پر اٹیک کر رہے ہیں، اسرائیل کا جو پورا آرمی کیمپ ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور القسام بریگیڈ نے واضح لفظوں میں کہہ رکھا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں۔ جو اسٹرائک کی ڈیٹیلز آئی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر علاقے میں پروٹیسٹ ہوگا، اور جو قیدی حماس کی قید میں ہیں، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی قیدی ہے، تو ان کی تصویر وہاں پر دکھائی جائے گی۔ اور پچھلے دنوں حماس نے ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں قیدی کو بہت معمولی کھانا دیا گیا تھا، اور یہ دکھایا جا رہا تھا کہ اب حماس کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے، غزہ پٹی میں کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی ہے، اور جب ان کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں بچی ہے تو یقیناً ان کو بھی کھانے کو کچھ نہیں دیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہو سکتی ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے۔ اس وقت حماس کی قید میں تقریباً 50 اسرائیلی ہوسٹیج موجود ہیں، جن میں سے کہا جا رہا ہے کہ 20 زندہ ہے اور 30 مردہ ہے، یا بہت زیادہ بیمار ہے، اس کی جو سچویشن ہے خراب ہے، وہ اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اور القسام بریگیڈ کی پچھلی ویڈیو نے اسرائیل میں، امریکہ میں اور دنیا کے کئی ملکوں میں بہت زیادہ ہنگامہ برپا کیا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسرائیل پر بہت زیادہ دباؤ بڑھنے لگا، پریشر بڑھنے لگا۔ ادھر یونائٹڈ نیشن کا بھی آج اجلاس ہونے والا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ اسرائیل نے جو فیصلہ کیا ہے غزہ پٹی کا پورا سیکورٹی کنٹرول حاصل کرنے کا، تو اس کی تائید کی جائے یا نہ کی جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا فیصلہ اگر اسرائیل کے خلاف ہے تب بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل یو این کے فیصلے کو نہیں مانتا، اور امریکہ بھی اسرائیل کے ہر معاملے میں یونائٹڈ
नेशन के फैसले की मुखालफत करता है, अमेरिका इसराइल का साथ देता है और अमेरिका ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को इसराइल को हरी झंडी दे दी है कि वो गज़ा पट्टी का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर ले। लेकिन जो दुनिया भर के एक्सपर्ट का तज्जिया है वो यही कि अगर इसराइल ने गज़ा पट्टी का कंट्रोल हासिल किया तो इसराइल का और नुकसान होगा, इजरायली आर्मी की और ज़्यादा हलाकत होगी। 22 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक इजरायली आर्मी कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी है। अब देखिए, ये पूरा इलाका वो है जहां इजरायली आर्मी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर चुकी है। इन इलाकों में भी इजरायली आर्मी मौजूद रहती है। 86% गज़ा का एरिया है जो मिलिट्री जोन बन चुका है और वहां से फ़लस्तीनियों को बार बार नकल मकानी करने पर, इधर से उधर शिफ्ट होने पर मजबूर किया गया है। इसके बावजूद इजराइल की आर्मी, इजराइल की मोसाद, शनबेट या अमेरिका की CIA या जो दूसरी एजेंसीज़ है इंग्लैंड की, दूसरे देशों की, वो ये नहीं तलाश कर सकी है कि हमास ने होस्टेज को कहां छुपा कर रखा है, किस कैद में वो मौजूद है, किस टनल में मौजूद है। और इसी वजह से इजरायली आर्मी चीफ ने बार बार अपनी सरकार को कहा कि 23 महीने हमने गुजार दिए और हमास से हम जंग नहीं जीत सके हैं। आगे इस जंग को कंटिन्यू रखने का मतलब है इसराइल की हलाकत, इसराइल की मौत, इसराइल की आर्मी का नुकसान। इसलिए हमें यहीं पर वापस हो जाना चाहिए, यहीं पर इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि अगर मौजूदा सिचुएशन में सीज़ फायर हुआ तो ये हमास की जीत, फ़लस्तीन की जीत और इसराइल की हार मानी जाएगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे आपसे गुजारिश है, मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिलर टाइम्स को आगे चलाने के लिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। हम यूट्यूब चैनल के लिए आपकी मदद नहीं मांगते, बल्कि हमें मिलर टाइम्स की वेबसाइट को जो बंद पड़ी है अंग्रेज़ी और हिंदी वाली, उसे दोबारा शुरू करना है। उर्दू न्यूज़ वेबसाइट अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारी अब तक जारी है। तो उसके लिए आपसे गुजारिश है कि सिर्फ 99 रुपये का प्लान ले लीजिए और जैसे इस QR ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले और उसके बाद गूगल क्रोम को खोलिए और इसको स्कैन कीजिए तो खुल करके आ जाएगा URL, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही इस तरह का पेज खुल जाएगा और यहाँ आपको 99 रुपये का प्लान चूज़ करना है। 500 का भी प्लान चूज़ है कर सकते हैं आप, जो आपका दिल करे उसको आप कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ ईमेल ID डालनी है, यहाँ फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ नाम ऐड करना है आपको अपना। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये पेज खुल करके आ जाएगा। ऊपर UPI ID डालने का या कार्ड डालने का, यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। जैसे यहाँ मोबाइल नंबर आप अपना ऐड करेंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, ऊपर इस तरह दिखेगा। अगर आप गूगल पे यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह का नोटिफिकेशन दिखेगा और नोटिफिकेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ऑटो पे पर क्लिक करना है, अप्रूव ऑटो पे, या फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं तो एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और इस तरह मिलर टाइम्स की जो मेंबरशिप है वो पूरी हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश है आप ख़ुद भी हमारी मेंबरशिप ले लीजिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट कीजिए वो भी मिलर टाइम्स की मेंबरशिप ले लें। जो तरीक़ा है बिल्कुल आसान है। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फील होती है तो मिलर टाइम्स का नंबर है, उस पर आप कॉल कर लीजिए, फिर मुलाकात होगी।